सभी को प्रणाम। डे 61 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। इसके अंतर्गत आज का शीर्षक है आमंत्रितों को दुर्दशा के गर्त में ना धकेले। यानी कि हम आमंत्रित किसको करते हैं? मेहमान को करते हैं, गेस्ट को करते हैं। तो हमारी जो आने वाली संतान भी होते हैं उन्हें भी एक तरह से हम आमंत्रित ही करते हैं। तो उसी से संबंधित बताया जा रहा है कि मतलब ऐसा हम ना अपने बच्चे को पैदा करें कि उसके आने वाले भविष्य जो है उसको संकट में डाल दे, या फिर उसको इस तरह से लालन पालन ना करें कि वो एक समाज के लिए भार बने, उसका खुद का जीवन भार बने। उसके लालन पालन में कैसे हम शुरू से ही ध्यान दें और अपनी भावी पीढ़ी का कैसे नव निर्माण करें। उसी के अंतर्गत जो समस्याओं से रूबरू आज के समाज हो रहे हैं उसी से संबंधित ये टाइटल भी है। देखते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। मेहमानों को आमंत्रित करने से पूर्व सभी विचारशील यह प्रबंध करते हैं कि आगंतुकों को बैठाने और उनकी खिलाने आदि का प्रबंध करके रखा जाए। वैसे अविवेकी थोड़े ही होते होंगे जो प्रीति भोज का ही नहीं अस्थायी रूप से उनके घर निवास करने की बात भी कहे। पर जब वे लोग नियत समय पर आप घर आ पहुंचे तो बंगले झांके और उन बेचारों के तिरस्कार की अस्त व्यस्तता की स्थिति में डालकर हैरान करे। इस संदर्भ में आमतौर से सभी बुद्धिमान व्यक्ति सावधानी बरतते हैं और वैसा कदम उठाने से पूर्व आवश्यक प्रबंध कर लेते हैं। जनरली हम लोग देखते भी हैं और कि हम लोग किसी तरह की मेहमानों का किसी तरह का पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फिर कोई फंक्शन करते हैं, कोई शुभ मंगल कार्य करते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं, लेकिन उनके ठहरने रहने खाने पीने की सारी प्रबंध उनके आने से पहले कर लिया करते हैं। और ये इसमें बुद्धिमानी भी है। यह सावधानी न जाने क्यों बच्चे उत्पन्न करने के संबंध में नहीं बरती जाती। ये न आगंतुक अपने आप में नहीं आ टपकते, वरन आग्रह पूर्वक निमंत्रण देकर बुलाने पड़ते हैं और नियत समय पर उनके पधारने की प्रतीक्षा होती रहती है। दिन गिने जाते रहते हैं और जब वे आ भी रचते हैं तब लगता है कि अदूरदर्शिता बढ़ती गई। उनके बैठाने, खिलाने, स्वागत, आतिथ्य करने का प्रबंध नहीं बना तो उन्हें क्यों बुलाया जाना चाहिए? बिना उन्हें आमंत्रित किए क्या हर्ज हो रहा था? ना बुलाते तो किसे क्या दबाव पड़ रहा था? बुला लेने पर क्या उन आगंतुकों ने भला मनाया? और यहाँ बताया जा रहा है कि हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बच्चे को पैदा करने के लिए सोचते नहीं हैं, या फिर आ भी जाते हैं तो उनके लिए हम व्यवस्था नहीं बना के रखते हैं। और ऐसा जनसंख्या विस्फोट में देखा भी गया है कि एक ही व्यक्ति के कई बच्चे हैं तो उनका लालन पालन तो हो जाता है, लेकिन जो उनके स्वस्थ तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल बुद्धिमत्ता ढंग से बुद्धिमानी पूर्वक होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। बस किसी तरह से वो पाल पोस लिए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी ढर्रे वाली जिंदगी हो जाती है। वो अपने आप को विशेष नहीं बना पाते हैं, उनका नव निर्माण नहीं हो पाता है। बस ऐसा ही जीवन मिला है तो उसको किसी तरह से जीवन को ढो लेना है। भारत गरीब देश है, उसकी जनसंख्या पहले ही से ही इतनी बढ़ी हुई है कि जो है उन्हीं का गुजारा भारी पड़ रहा है। फिर नयों को बुलाकर अपने लिए, नए आगंतुकों के लिए तथा समूचे समाज के लिए आफत उत्पन्न करने की कोई तुक रहती नहीं। वर्तमान पीढ़ी के लिए अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए साधन नहीं तो फिर अन्य हिस्सेदारों को बुलाकर जो वर्तमान लोगों के हिस्से में आना है उसमें और अधिक कटौती होती है। जो ऐसी मुसीबत उत्पन्न करते हैं उनकी नादानी पर दुख ही व्यक्त किया जा सकता है। एक समय ऐसा था कि हमारे देश में अभी भी नारे लगाए जाते हैं कि 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं। चाइना वगैरह का हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट देख भी लिया है। वहाँ पर एक ही बच्चे रखने की प्रतिबंध लगाई गई थी, जो बाद में उसमें वहाँ भी संकट खड़ी हुई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकारी योजना बने तभी इस तरह का मतलब नज़रिए में बदलाव लाया जाए, दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए, जनसंख्या पर रुकावट रखी जाए, जनसंख्या बढ़ोतरी में कटौती की जाए। यहाँ हमें भी अपनी बुद्धिमानी दिखानी चाहिए कि 2 बच्चे में और 5 बच्चे में कितने अंतर होते हैं, उनके लालन पालन में कितनी कटौतियाँ करनी पड़ती हैं। और ये स्वाभाविक है कि अगर 1 रुपया है जो 2 व्यक्ति में 50-50 बट रहे हैं, खर्च हो रहे हैं उस पर, तो अगर 5 हो जाएंगे तो सीधे उसमें 20-20 हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कटौती है, जो 2 लोग हैं उनमें से ही कटौती करके 3 लोगों को दी जाएगी। तो ऐसा हम क्यों करें? हमारे जो मतलब प्राकृतिक संसाधन है उस पर कहीं ना कहीं तो दबाव पड़ता ही है। पैसे से तो ही जीवन नहीं जिया जा सकता है। हमें प्रकृति जो दे रही है, खाद दे रही है, अन्न दे रही है, मतलब जो भी खाने की पदार्थ जो पैदा जमीन को सीना फाड़ करके धरती माँ दे रही है, तो वो कहाँ से आएंगे?
स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ेंगे तो उनके प्राकृतिक संसाधन पर दबाव बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। 1983 के आरंभ में भारत की जनसंख्या 68 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुकी है। जब गुरुदेव ने लिखा होगा उस समय, तब की बात है। अभी तो खैर हम लोग 1 अरब से भी अधिक पहुंच गए हैं। इस समय भारतवर्ष की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 2 लाख की वृद्धि हो रही है। हर सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आबादी की यह सालाना वृद्धि देश की राजधानी दिल्ली की कुल आबादी की दोगुनी है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि से अतिरिक्त साधनों की भी वार्षिक आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे 1,30,000 स्कूल खोले जाए, 3,04,000 अतिरिक्त अध्यापक हो, 1 करोड़ 2.5 लाख कुंटल अतिरिक्त अनाज, 15,40,000 मीटर अतिरिक्त कपड़ा, 32,67,000 अतिरिक्त नौकरियां हो। बहुत प्रयत्न करने पर भी इतने अभावों की पूर्ति हर साल होते चलना और चक्रवृद्धि गति से बढ़ने वाली नई जनसंख्या के अवभगत का कहीं कोई प्रबंध बनते दिख नहीं रहा है। स्वाभाविक है, जो स्कूल अभी के स्कूलों की संख्या है, अध्यापकों की संख्या है और जनसंख्या के दबाव बढ़ते चले जाएंगे तो स्कूल की संख्या भी कम पड़ जाएंगे और अध्यापक जो भी है उनकी भी संख्या कम पड़ जाएंगे। और जनसंख्या क्या है, बढ़ोतरी तो इधर संसाधनों में हो नहीं रही है, लेकिन जनसंख्या क्या है, चक्रवृद्धि गति से बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं न कहीं जो नव आगंतुक है उनकी आवभगत में कमी हो जा रही है और बस इसी तरह वो समाज के बोझ बनते चले जा रहे हैं। नव आगंतुक का मतलब यहाँ पर है जनसंख्या में वृद्धि करने वाले नए नवजात बच्चों की, जिसको हम आमंत्रित करते हैं। ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि पुराने निवासियों की मुसीबत बढ़े और नए लोग तरास रहे। गरीबी के सबसे अधिक भार बालकों पर पड़ता है। उनकी कोमलता, असमर्थता को देखते हुए जितनी देखभाल एवं साधन सुविधा की आवश्यकता वह ना मिल सके तो उन बेचारों को अपने शारीरिक मानसिक विकास से वंचित रहकर अंधकार भरे भविष्य की ओर रेंगना होता है। बड़ी आयु के तो कुछ कर भी सकते हैं, उनमें अपनी आवश्यकता बताने और जुटाने की भी क्षमता होती है, पर असमर्थ बालक तो सर्वथा पराधीन होते हैं। संरक्षकों, अभिभावकों के पास यदि उनकी सहायता करने के लिए समय, कौशल, साधन न हो तो फिर इन नव आगंतुकों का दुर्दशाग्रस्त होना स्वाभाविक है और वैसा हो भी रहा है। केंद्रीय सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की संख्या 11 करोड़ 50 लाख है, जिनमें से 4 करोड़ 60 लाख घोर दरिद्रता का जीवन बिता रहे हैं। इसी प्रकार के आंकड़े के अनुसार भारत में 14 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 66 लाख बच्चे हैं, जिनमें लगभग 11 करोड़ 90 लाख बच्चे निर्धनता की रेखा के भी निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। ये जब उस समय की बात, ये सारे आंकड़े बता रहे हैं जब गुरुदेव ने लिखा होगा 80 के दशक में। अभी तो और भी स्थिति भयावह है और हम सब देख भी रहे हैं कि कैसे रोड किनारे, स्लम एरिया में, स्टेशन पे, सार्वजनिक जगहों पे बच्चे वैसे ही भीख मांगते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं क्या है, वो देश के लिए एक कह सकते हैं मतलब बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। उनका तो खुद का जीवन होता ही है और हमारे देश के लिए भी ये कहीं न कहीं संकटग्रस्त होते हैं, क्योंकि हम उनके जीवन को आकृति नहीं दे पा रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से उनका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारे देश के हिस्सा है, देश की जनसंख्या है, तो उनकी स्किल्स को बढ़ना जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संसाधन की कमी के कारण हम कहीं न कहीं उनके जीवन के जो विकास के क्रम में कटौती नहीं होनी चाहिए, उसकी कटौती हम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 32 देशों में ही बाल कल्याण का ठोस कार्य कर पा रहा है, पर 43 देश ऐसे हैं जिनमें बच्चों की वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय है। उनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, बुरुंदी, चाड, केंद्रीय अफ्रीका साम्राज्य, यमन, मिस्र, उत्तरी कोरिया, जाम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, गायना बिसाओ, होंडुरास, आइवरी कोस्ट, केनिया, मेडागास्कर, माली, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, युगांडा, कैमरून, तंजानिया तथा भारत भी है। विश्व का संपन्न वर्ग बाल कल्याण के प्रति उदासीन है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ही देश गिने चुने हैं जो बाल कल्याण के लिए ठोस कार्य कर पा रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे की स्थिति बड़ी दयनीय है और उनमें हमारा एक भारत भी है और इसीलिए बाल श्रम पे भी रोक लगाया गया है। लेकिन हम कितना भी रीति नीति विधि विधान बना ले, नियम कानून बना ले, लेकिन कहीं न कहीं हमें इस बढ़ोतरी पर रोक लगानी होगी। ये जो हम अनावश्यक आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, नवजात को, जिनको हम खुद उनका जीवन को गढ़ नहीं सकते, ऐसा इस तरह के सुघड़ नहीं बना सकते, तो हमें नहीं बुलाना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 14 वर्ष के 16 करोड़ बच्चों के सुरक्षित पानी भी उपलब्ध नहीं है। 1,13,000 गाँव में पीने का पानी या तो 1.6 किलोमीटर दूर है या विषाक्त रूप में प्राप्त है, जो हैजा, कृमि या रसायन की अधिकता और न्यूनता के लिए उत्तरदायी है। अन्य 2,14,000 गाँवों में जहाँ कुआं, नदियों, नालों, तालाबों से पर्याप्त मात्रा में पानी तो मिलता है, पर यह भी प्रदूषित अवस्था से प्राप्त है। 1,85,000 गाँवों में पानी की आपूर्ति अपर्याप्त और असुरक्षित है। भारत में कुल मृत्युओं की संख्या 40% 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की होती है और इन मृत्युओं में आधी संख्या तो 1 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों की होती है। 1 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की 50% मृत्यु अतिसार के रोगों के कारण होती है। 1 से 4 वर्ष के बच्चों की मृत्यु श्वसन, पाचन एवं कीटाणु वाले रोगों के कारण होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों में से 30% किसी न किसी तरह के रोग से ग्रस्त पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हमें आईना दिखाए जा रहे हैं और ये आंकड़े में हेर फेर हो सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े तब के हैं जब गुरुदेव ने किताब लिखा था और वांग्मय को लिखा था, वो 80 के दशक थे। अभी तो और ही स्थिति इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं भयावह हो चुकी है और कहीं न कहीं हम इसमें हमारे जो है मशक्क़त हमें करने पड़ रहे हैं, देश की आबादी के उत्थान के लिए करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी पड़ जा रही है। तो कहीं न कहीं इस आमंत्रित को जो लोग हैं, जो जनसंख्या विस्फोट के कारण जो ये दुर्दशा हमारे देश में हो चुकी है, इसमें हम कैसे लगाम लगा सकते हैं, कैसे रोक लगा सकते हैं, तो वह है जनसंख्या विस्फोट को, जनसंख्या पे नियंत्रण करना जरूरी है और हम उतने ही मेहमान को बुलाएं जितने के हम प्रबंध करने में सक्षम है। आज तक हम लोग स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं इसी टाइटल के साथ। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।